तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम फिर से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके AIB 19 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी नए कैंडिडेट हैं जो अभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उन तक पहुँच जाए, टाइमली पहुँच जाए और वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएँ। तो हम जो है डेली सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि हमारी AIB 19 में आने की संभावना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है और आप कंटिन्यू जो है प्रिपरेशन करते रहिएगा। बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह कह रहा है कि कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज़ एक्ट का प्रिलिमिनरी पर्पस क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है कि ये पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है, साइबर बुलिंग को डिफ़ाइन करता है, या फिर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए जो अनअथॉरिटी है उसको रोकता है, या फिर ये इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रेगुलेट करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। क्या कह रहा है, CFAA अनेक्टेड इन 1986 यानी कि कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट, ये कब हुआ था इनेक्ट 1986 में। एंड प्रिलिमिनरी एम टू प्रिवेंट एंड पेनलाइज अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो भी किसी कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइजली एक्सेस करेगा यह उसे रोकता है, यह उसको पेनलाइज करता है। एंड डाटा देयर बाय प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द साइबर क्राइम, यानी कि साइबर क्राइम से ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है उसके डाटा को किसी भी तरीके से एक्सेस करता है जो कि एक्सेस करने के लिए लॉफुली नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो इस एक्ट के अंदर कंप्यूटर, कौन सा एक्ट है, CFAA कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज़ एक्ट के अंदर उसे पनिश भी किया जाएगा और उसे जो है रोका भी जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर ए वायलेशन ऑफ डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA। फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड ए पब्लिक डोमेन फाइल, सेकंड ऑप्शन है शेयरिंग ए लाइसेंस सॉफ्टवेयर विद फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन है सरकमवेंटिंग डिजिटल राइट मैनेजमेंट प्रोटेक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है व्यू ए वीडियो ऑन ए स्ट्रीमिंग सर्विस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि DMCA प्रोहिबिट करता है द सरकमवेंशन ऑफ DRM, यानी कि डिजिटल राइट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी विच आर डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट कॉपीराइटेड कंटेंट वायलेशन दिस कैन लीड टू ए लीगल पेनल्टी, यानी कि कोई भी इस तरीके के राइट को, मिलेनियम कॉपी राइट को वायलेट करेगा तो उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, सरकमवेंटिंग डिजिटल राइट मैनेजमेंट उसे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और उसे वायलेट करने पर पनिश भी करेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द टर्म हिसिंग रेफर टू इन ए साइबर लॉ, यानी कि PHISHING, हिसिंग P साइलेंट है इसमें, इसका क्या सही जवाब है, क्या किस बारे में बात करता है, गैदरिंग यूज़र डाटा विद कंसेंट, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, लीगल सर्विलियंस ऑफ इंटरनेट एक्टिविटीज़, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए टेक्निक फॉर सिक्योरिंग पासवर्ड।
तो इसका मतलब है, इस टर्म का मतलब है फ्रॉडलेंटली किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। PHISHING is a form of a cyber crime where attacker impersonate legitimate organization to trick individual into revealing personal information सच एज पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। तो ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके साथ साइबर क्राइम होता है उसके पासवर्ड को पता कर लिया जाता है, उसके क्रेडिट कार्ड के नंबर को पता करके उसका पासवर्ड पता कर लिया जाता है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? अंडर द जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज गारंटीड टू द इंडिविजुअल। तो पहला है राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, दूसरा है राइट टू इंटरनेट एनोमिटी, थर्ड ऑप्शन है राइट टू अनलिमिटेड डाटा रिटेंशन, फोर्थ ऑप्शन है राइट टू फ्री इंटरनेट एक्सेस। तो इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी। अब क्या कहता है ये, इसकी एक्सप्लेनेशन, GDPR ग्रांटेड इंडिविजुअल द राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी अलाउिंग देम टू ऑब्टेन एंड रीयूज their personal data across different services enhancing control over their personal information। यानी कि उसकी जो पर्सनल डाटा है उसको रीयूज़ करने का उसे अलाउ करता है अलग अलग सर्विसेज पर, उसकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करने में वो बढ़ावा देता है, उसे इन्हेंस करने में मदद करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन COPPA। क्या है इसका सही जवाब? क्या ये अलाउ करता है पेरेंट को टू ट्रैक देयर चाइल्ड ऑनलाइन एक्टिविटी? सेकेंड ऑप्शन है इट प्रोहिबिट द कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम चाइल्ड अंडर 13 विदाउट पेरेंट कंसेंट। थर्ड ऑप्शन है इट रेगुलेट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग टारगेटेड एट चिल्ड्रन एंड फोर्थ ऑप्शन है इट मैंडेट साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर स्कूल। तो जब हम बात करते हैं चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये क्या करता है? बच्चों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने से रोकता है। जिन बच्चों की एज 13 साल है बिना पेरेंट्स की कंसेंट के साथ। तो यानी कि एक तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है। COPPA इज़ डेजिग्नेट टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन बाय रिक्वायरिंग वेबसाइट टू ऑब्टेन verifiable parent consent before collecting personal information from children under 13 ensuring their safety in a digital space। यानी कि वो डिजिटली किसी भी तरीके से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस करके उनका गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या है अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? यह है कि व्हाट इज़ द प्रिलिमिनरी पर्पस ऑफ फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट FLSA फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट। इसका क्या मतलब है? टू एस्टेब्लिश मिनिमम वेज एंड आउट टाइम पे स्टैंडर्ड। सेकेंड ऑप्शन है टू रेगुलेट वर्क प्लेस सेफ्टी। थर्ड ऑप्शन है टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। फोर्थ ऑप्शन है टू एनफोर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। तो जब हम बात करते हैं किसकी? FLSA फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट की, तो यह मिनिमम वेज स्टैब्लिश करता है और ओवर टाइम अगर कोई करता है तो उसको पे करने की बात करता है। FLSA अनेक्ट इन 1938। तो ये
जो सन है वो भी आपको याद रखना है कि कब इसको अनेक्ट किया गया। एम टू सेट स्टैंडर्ड फॉर मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम पे, चाइल्ड लेबर, इंश्योर फेयर कॉम्पनसेशन फॉर वर्कमैन इन द यूनाइटेड स्टेट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर। फर्स्ट ऑप्शन है रिसीविंग बेनिफिट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द employers. Second option है work under the direct supervision of the employer. Third option है has control over how and when work is performed. Fourth option है is entitled to overtime pay. जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की विशेषताओं की, तो वो कंट्रोल करता है कि कैसे और कब काम का परफॉर्म किया जाना है। Independent contractor operate with a great degree of autonomy compared to employees, allowing them to decide how and when to complete their task without directing oversight. बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच लॉ प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, कलर, रिलीजियस, सेक्स एंड नेशनल ओरिजिन। यानी कि इन सभी के बेसिस पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। कौन सा वो लॉ है जो रोकता है? तो बात करें एज डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इक्वल पे एक्ट, टाइटल 7 ऑफ CPC राइट एक्ट, अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो टाइटल 7 ऑफ CPC राइट एक्ट जो है हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि इन सभी का पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना किया जाए। टाइटल 7 पार्ट ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 स्पेसिफिकली एड्रेसेस एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन वेरियस प्रोटेक्शन कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडेड रेस एंड जेंडर एंड सो ऑन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the purpose of National Labor Relation Act NLRA? क्या ये मिनिमम वेज को रेगुलेट करता है? क्या ये कलेक्टिव बार्गेनिंग में एंगेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वर्क राइट को प्रोटेक्ट करता है, वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करता है, या फिर ये लागू करता है वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड, या ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है? तो जब हम बात करते हैं नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट NLRA की, तो ये वर्कमैन के राइट को प्रोटेक्ट करता है टू ऑर्गेनाइज करने के लिए एंड टू एंगेज इन कलेक्टिवली बार्गेनिंग, इकट्ठा होकर। NLRC enacted in 1935 aimed to protect the right of employee to form union and engage in collective bargaining, promoting fair labor practice। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट FMLA, फैमिली मेडिकल लीव एक्ट established, employee are entitled to how much unpaid leave per year for family and medical reasons? क्या ये 6 महीने 6 वीक, 12 वीक, 18 वीक, 24 वीक? तो इसका सही जवाब है 12 वीक। FMLA अलाउ, यानी कि हमारा जो फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट है वो अलाउ करता है eligible employee to take up to 12 week of unpaid leave within 12-month period for specific family and medical reason, provide job protection during the time। तो गाइस आज हमने इस वीडियो में लेबर लॉ और साइबर लॉ पर कुछ क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।